नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम रणभेरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि पूरे देश में आज तीसरे चरण का चुनाव हुआ। वहीं बिहार में भी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ और उसी के मद्देनजर आज एक बड़ी खबर बिहार से और निकलकर सामने आई कि बिहार में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर यह बयान अपना बयान दिया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, थोड़ा रिजर्वेशन तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। उसके बाद से सियासत काफी तेज हो गई है कि क्या इंडी गठबंधन एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने के लिए की कवायद में जुटी हुई है। तो इस तरह के अब तमाम आरोप जो है इंडी गठबंधन पर लग रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आती है तो क्या एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब भागीदारी के हिसाब से भी इस चीज को हम आपको समझाते हैं कि भागीदारी की बात की जाए कि अगर एक कोई कॉलोनी है, कॉलोनी में अगर सबसे ज्यादा कोई एक धर्म के लोग, एक धर्म विशेष के लोग रहते हैं, फिर वहां पर हिस्सेदारी भी उन्हीं धर्म के लोगों की सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसे समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज ये, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रीति शेखर जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आरजेडी से निभांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं निभांत मिश्रा जी। निभांत मिश्रा जी, लालू प्रसाद यादव ने आज एक बड़ा बयान दे दिया है कि थोड़ा तो रिजर्वेशन मुसलमानों को भी मिलना चाहिए। इस तरह के बयान की क्या आवश्यकता थी? सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्कार। मेरा नाम मेरा करेक्ट दिया गया और मैं ठीक है। तो थोड़ा जी 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 सबसे पहले तो देखिए यही राजनीति कर रहे हैं ये लोग राजनीति हम से करते आए हैं। और अभी भी आप देखेंगे विकास की बात नहीं, आवाज रिवर्स हो रही है। हम अपने पीछे कहेंगे रिवर्स हो रही है, उसको जरा सही करा दें। जी बोले, आप बोले। आवाज आ रही है मेरी? आवाज जी जी अभी भी दो बार आ रही है। राजनीति ये लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि हम 2047 को देख रहे हैं। आज अगर हम 2024 में चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा विजन 2047 में जब हम 100 साल पूरे करेंगे तब हमारा विकसित भारत कैसा होगा, वो वहां का स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन इन लोगों को देखिए किस तरीके से मुद्दा को भटका कर और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो जनता सब देख रही है और तीसरे चरण में भी जिस तरीके से वोटिंग हो रही है सारा कुछ सबके सामने है। देखिए क्या होता है। ठीक है, प्रीति शेखर जी रही हैं लालू प्रसाद यादव के बयान को। देखिए, लालू जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से वैसे समय आया है जबकि अभी 2 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया, तीसरा चरण का आज मतदान आज संपन्न होने पर है। तो वैसे समय में जो उनका बयान है कहीं ना कहीं यह इंगित करता है कि वो जिनको अपना वोट बैंक जिस धर्म विशेष को मानकर चले थे, वो वोट बैंक उनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहनें, मुस्लिम युवा, पढ़े लिखे मुस्लिम वर्ग के लोग बड़ी संख्या में आज निकल कर एनडीए को वोट कर रहे हैं। तो उस मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए, उसको संपुष्ट करने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए आदरणीय लालू जी ने अभी ऐसे समय में ऐसा बयान दिया है। उन्होंने बयान में क्या कहा यह सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए और यही बातें आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी कहा था 2006 में कि देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमान अल्पसंख्यकों का हक सबसे पहला है। तो यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि भारत के जिस संविधान ने लोगों को धर्म के आधार पर विभेद करने की इजाजत नहीं दे रखी हो, उस संविधान को धज्जी उड़ाते हुए देश के कुछ नेता हमारे देशवासियों को धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं।
उसमें लालू जी भी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी भी है, और इन दोनों ने मिलकर अभी जो मुसलमानों को विशेष आरक्षण देने की बात कही है, तो ये एक इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब मनमोहन जी की सरकार थी यूपीए की शासन व्यवस्था में, तो आपने उसमें देखा होगा कि सच्चर आयोग का गठन किया गया मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर की गणना के लिए। सच्चर कमेटी का गठन किया गया, दूसरी तरफ रंगनाथ मिश्रा कमेटी का गठन किया गया, और दोनों के ही रिपोर्ट में क्या दिखा, दोनों की रिपोर्ट में ऐसा सुझाव पेश किया गया कि मुसलमानों की स्थिति आजादी के बाद से इतनी बद से बदतर हो गई है कि आज उनकी स्थिति बहुसंख्यक समाज के जिनको कहा जाता है कि शैक्षणिक, आर्थिक और रूप से सामाजिक रूप से महादलित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पिछड़े हैं देश में, तो उनसे भी बदतर स्थिति आज मुसलमानों की है। यह मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुई, और उसमें सिफारिश क्या किया गया कि जो पिछड़ा वर्ग को जो 15% जो आरक्षण देने की जो बात कही जा रही थी, उसमें भी आगे बढ़कर जो है 12% सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का सुझाव दिया गया। जो पिछड़ा ओबीसी वर्ग, जिसमें 8.6% लोगों को पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा था, ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल रहा था, उसमें भी यह सुझाव दिया गया कि उस 8.2% आरक्षण में, ओबीसी आरक्षण में जो 6% है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक को दिया जाना चाहिए। तो भाई एक तरफ आप सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट को आपने यूपीए सरकार में रहते हुए आपने लागू नहीं किया, दूसरी तरफ यह बातें आई कि आपके शासनकाल में लंबे वर्ष तक केंद्र में रहते हुए भी आप लोगों के ने मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति का कोई अपलिफ्टमेंट नहीं किया। आपने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि उनकी स्थिति को सुधारा जाए, बल्कि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में उनको भड़काने का काम किया। अब आ जाते हैं 2014 से अभी की स्थिति के बारे में। लालू जी ने बहुत ही सहज कह दिया एक तुष्टीकरण के लिए, लेकिन आज देश की जनता देख रही है कि 2014 से 19 और 19 से 24 में जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन 10 वर्षों में हमारी केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नारा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो यह नारा, इस नारे में जब सबका बात करते हैं तो उस सबका में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, सभी वर्ग हैं। और जब वो सबका विकास की बात करते हैं तो आज लोगों को प्रधानमंत्री अनाज योजना की मुफ्त अनाज योजना का लाभ 80 करोड़ को मिल रहा है, तो वहां पर धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा रहा है कि कौन इसमें हिंदू है, कौन मुसलमान है। यहाँ पर यदि 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा है कि कौन हिंदू कौन मुसलमान है। यहाँ पर 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, तो उसमें भी धर्म के चश्मे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देख रही है। और सिर्फ यही नहीं, सवर्ण जो 10% जो सवर्ण आरक्षण का लाभ आज मुस्लिम हमारे भाइयों बहनों को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जो यूपीए के शासनकाल में जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हुआ करती थी, वहां पर मात्र 20, 25, 30 अधिकतम, 2014 से पहले अधिकतम प्रत्येक वर्ष 20 से लेकर 30 अभ्यर्थी ही उसमें पास कर पाते थे। लेकिन आज जब हमारे सामाजिक न्याय की व्यवस्था जब अंतिम पायदान, यहाँ पर देखिए सवाल ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आरक्षण की बात करते हैं, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो पीएम नरेंद्र मोदी भी आरक्षण की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब वो ये है, उनको वोट के लिए एक धर्म विशेष की बात कर रहे हैं, तो इसमें अंतर क्या है? पूछ रहे हैं आप निशान जी से। निशान जी, मैं आपकी बात 1 मिनट इसको मैं कंक्लूड कर दूं तो आज 2023 में 51 लोग इस वर्ग से आ रहे हैं जो कि यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं। तो हमारे कहने का यह मतलब है कि यूपीए के शासनकाल में जिन्होंने मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और संविधान जिनको धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत न करती हो, उसको सिर्फ तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता मुसलमान के वोट बैंक को संपुष्ट करने के लिए ऐसे नारे को बुलंद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में सबको अधिकार दिया है और यह किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता
कि लोग जो दलितों का, अनुसूचित जाति, पिछड़ों, अति पिछड़ों के आरक्षण को काट कर किसी खास वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है निशान जी, हम अपने दर्शकों को बता दें, निशान जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। माफ कीजिएगा निशान जी, हमसे थोड़ी चूक हो गई थी। फिलहाल निशान जी वो अपनी बात रखें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आरक्षण की बात कर रहे हैं और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव भी आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण की बात तो दोनों लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पर बस लालू प्रसाद यादव उसमें थोड़ा ये जोड़ देते हैं कि मुस्लिमों को भी आरक्षण देना चाहिए। नहीं, देखिए अभी हमारी बहन प्रीति शेखर जी बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी कि निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी स्थिति हो रही है, देश में क्या माहौल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो देख रहे हैं कि हमारे जो कोर वोटर थे वो हमसे खिसक रहा है और उसी की राजनीति के लिए वो लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो आप इस भावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। देखिए सही बात कहा है, मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि मेरी बहन प्रीति जी ने सही कहा है कि अभी जो देश में जितने भी लोग हैं और जो भी योजनाएं का लाभ मिल रहा है, तो उसमें तो कहीं से ये चीज नहीं देखा जा रहा है कि ये मुस्लिम है तो इसको हम लोग अनाज योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन खाता हो, या फिर जो सड़कें बनी, जो इंफ्रा बना, उसका लाभ नहीं देंगे और बाकी लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, इन सब मुद्दा को उठाकर लोगों को भ्रमित करना चाह रही है। और जिस तरीके से 3 तलाक का इशू था, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से उनको भी सॉल्व किया और मुस्लिम बहनें आज बढ़ चढ़ कर मोदी जी के नाम पे वोट कर रही, तो यही सब कारण है जो इन लोगों में खलबली मच चुका है। तो उन्हीं के लिए ये लोग कोई ना कोई पेतड़ा ढूंढ रहे हैं। तीसरा चरण का वोटिंग हो गया, अब देखिए कि ये बातें तीसरी चरण में आ रही है। तो ये लोग पूरी तरीके से हताशा है, निराशा है और इन लोगों को बस अपना जमीन बचाने की पड़ी हुई है। अब चाह रहा है कि हमारा जो वोट बैंक खिसक रहा है हम उसको कैसे बचाए, तो उलूल जुलूल बयान अब कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे? ठीक है प्रीति जी, यहाँ पर एक चीज और भी है। देखिए आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में वोटिंग के समय बात की जाए तो इतने कम परसेंटेज वोट डाले गए हैं। परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहे? वोटिंग परसेंटेज आखिर क्यों नहीं बढ़ रही? कमी कहाँ है? और कहा जाता है कि जिसकी सत्ता है, अगर वोट परसेंटेज में कमी आएगी तो सरदर्दी आप लोग के लिए ज्यादा बढ़ जाएगी। अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, देखिए तीसरे चरण के मतदान के लगभग शाम 5 बजे तक बिहार में लगभग मुझे लगता है 55% के अराउंड मतदान हुआ है। और अभी जो कुछ बढ़ा है, मतलब दोनों चरणों से की अपेक्षाकृत इस चरण में मत प्रतिशत बढ़े हैं। उसका एक कारण यह है, सबसे बड़ा कारण यह है कि बीच में बहुत ज्यादा तापमान भी बहुत गर्म था, राजनीतिक तापक्रम भी बहुत बढ़ा हुआ था और हमारे वातावरण का भी तापमान बहुत ही गर्म था। तो बहुत लोग परहेज कर रहे थे, लेकिन अब लोग निकल रहे हैं और लोगों का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियति के प्रति। और देखिए इसमें नहीं होने का कारण जो मत प्रतिशत जो कम हो रहे हैं, उस पर तो एक बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। उस पर बहुत ही सघन पहलू पर हमें विचार करना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे मतदाता होते हैं जो कि वो वर्तमान जो वहां के निवासी वहां नहीं रहकर कहीं अन्य जगह रह रहे होते हैं, तो उनका वोट नहीं पड़ पाता है। तो क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना बन सके कि जिसमें कोई भी कहीं पर भी रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, तो मुझे लगता है कि 100% मतदान हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी की बात हो या किसी भी अन्य राजनीतिक दल की बात हो, तो इसमें इसको लेकर सबको एक सोचने वाली बात है और ये सोचना चाहिए और आगे इसके लिए अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। हालांकि अभी तक का जो ट्रेंड है, पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले या इस बार के चुनाव की बात करें, तो लगभग मोर और लेस हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस मतदान में जब तीसरे चरण का मतदान संपन्न होने पर है, तो फिर हमें लगता है कि हम लोग का जो नारा है कि हम 400 सीटों के पार होंगे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी 370 के पार सीटें लाएंगी, तो उसमें हम कामयाब निश्चित रूप से होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा निशान जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए वोटिंग परसेंटेज कम होते जा रहे हैं लगातार, वोटिंग परसेंटेज में असर दिख रहा है कि किस तरह से कम है। कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या प्रशासनिक स्तर पर उतनी जद्दोजहद नहीं की गई या फिर लोग निकलना नहीं चाह रहे? देखिए इसमें 2 चीज है, एक जो हाई लेवल के लोग हैं वो तो निकल रहे हैं और जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी निकल रहे हैं, लेकिन जो असर डाल रहे हैं वो मिडिल क्लास फैमिली है, वो नहीं निकल रही है बाहर। और वो अगर बाहर नहीं निकल रही है तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है।
वो सोच रहे हैं कि आखिर हमारे लिए क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार। सर, ये हताशा और निराशा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के वोटर और उनके जो कैडर हैं उनमें हताशा और निराशा है और वो वोट के लिए निकल नहीं रहे हैं, इन्हीं सब वजह से तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है। ये बिल्कुल हताशा और निराशा है। एनडी गठबंधन के जितने भी कैडर हैं वो जल्द घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वोट देने के लिए, और उन्हीं को लुभाने के लिए और उन्हीं को उन वोटिंग को बढ़ाने के लिए ये लोग तो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए ना कि इनका बिहार का ही हम लेते हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन के इतने सारे मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उसमें आपने देखा होगा कि देश के बड़े बड़े विपक्ष के नेता आए, हाथ में हाथ डाल के फोटो खिंचवाए।